आज हम संस्कृत साहित्य के बहुत ही प्रमुख आचार्य, जिनका एक बहुत ही नाम है गद्य साहित्य में, संस्कृत के आचार्य दंडी, उनकी सुप्रसिद्ध रचना दस कुमार चरितम के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आचार्य दंडी की रचना है। आचार्य दंडी का समय 600 ईस्वी पूर्व के आसपास है और इनके पूर्वज गुजरात आनंदपुर में रहते थे, बाद में एलिचपुर में आ गए। भारवी के बारे में तो बहुत सुने हैं। ये जो आचार्य दंडी हैं, भारवी के प्रपौत्र यानी पोता के पोता हैं। इनके पिताजी का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी है। ये जो दस कुमार चरित्र की पंचमुख श्वास की कथा जो पढ़ रहे हैं, इसके पहले जान लें कि दस कुमार चरित्र जो है ये मूल रूप से 3 भाग में बटा है। पहला भाग पूर्व पीठिका, दूसरा दस कुमार चरित्र, तीसरा उत्तर पीठिका है। और हम लोग पंचम साक्ष्य में प्रमति की कथा जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्या है कि राजहंस नाम के एक राजा थे। उन्होंने मानसार पे हमला किया, या मानसार ने राजहंस पे हमला किया। उनको उन्होंने हरा दिया। मानसार ने भगवान शिव की गहन तपस्या की और इसमें शक्ति आई। उसने पुनः राजहंस पे आक्रमण किया और उसको हरा दिया, उसको भागने पर मजबूर कर दिया। राजा भाग करके जंगल जाते हैं सपरिवार, उनके साथ मंत्री लोग भी हैं। वहीं जंगल में ही उनके पुत्र होते हैं, जिसका नाम राजवाहन होता है, और उनके मंत्रियों के भी पुत्र होते हैं। यानी कुल मिलाकर के 10 पुत्रों का जन्म होता है। ये लोग बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद सब लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय दिया जाता है कि उस समय आप आएँ और मिलें। एक निश्चित समय पे सब मिलते हैं और सभी राजकुमार अपने अपने जीवन के बारे में बताते हैं। तो आज हम पंचम श्वास के प्रमति की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अब बात क्या है कि ये लोग विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत को ही विंध्याटवी कहा जाता है ना। मैंने विंध्याचल पर्वत भी है और विंध्य का जंगल भी है। तो विंध्याटवी का मतलब हुआ विंध्य के जंगल और विंध्याचल का अर्थ हुआ विंध्य के पर्वत। तो प्रमति विंध्याचल के पर्वत के आसपास भटक रहा है, घूम रहा है। इतने में घूमते घूमते भटकते भटकते शाम हो जाती है, और शाम हो जाती है तो क्या करें, वह इधर उधर भटकते हुए रात्रि विश्राम के लिए सोचता है, लेकिन कहीं जगह नहीं मिलती है। तो वो घास की एक सैया बनाता है, पत्तों की एक सैया बनाता है, और पत्तों की सैया पर ही बाएं हाथ पे को तकिया बना करके उस पे सो जाता है। लेकिन सोने के पहले वह ग्राम देवता, वन देवता जो वहाँ के आसपास के जो होते हैं, उनको मन में पूजा करता है कि हम कुशल सोएं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वो कौन ही सोच रहा है? प्रमति। अच्छा, प्रमति अपनी कहानी को सुना रहा है ना। वो कह रहा है कि जब वो सोया था, चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही सुंदर था। इतने में आँख लगती है तो क्या देखता है, वह जंगल में नहीं है, वरन एक महल में है। बड़ा ही सुंदर महल है, बहुत ही साजो सजावट है। वहाँ का जो दृश्य है बहुत ही अनुपम है। और उस महल के में एक बहुत बड़े पलंग पे सोया हुआ है, और उस पलंग पर एक लड़की भी सोई हुई है। वह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जिसका कोई बखान नहीं, उसका कोई जोर नहीं। वह सिर से पैर तक सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। प्रमति जहाँ देखता है
सिर देखता है, बाल देखता है, मध्य भाग देखता है, पैर देखता है, माने जिधर देखता है उधर ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति ही दिखाई पड़ती है। उसको लगता है कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सही है, लेकिन फिर वो महसूस करता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा चलने से उस लड़की में जो सामने सोई हुई है पलंग पे, उसमें कुछ सिहरन पैदा हो रही है। तब उसको लगता है कि यह लड़की नहीं, ये कोई स्वप्न नहीं, ये सही है, और ये कोई देवी भी नहीं, ये कोई लड़की ही है ना। और वो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा है कि इतना सुंदर दृश्य उसको दिखाई पड़ रहा है। उसका मन बेकाबू होने लगता है। वो सोचता है कि मैं इसको अपने आलिंगन में बंद कर लूँ, इसे अपने सीने से लगा लूँ। फिर सोचता है कि नहीं, अगर ये जग जाएगी, है ना, और कुछ विरोध कर दें या भाग जाए या कुछ और बात हो जाए तो बड़ा बेकार हो जाए। लेकिन उसको अपने पे काबू नहीं होता। उसको लगता है कि जो होगा सो होगा, है ना। हम इससे आलिंगनबद्ध ही हो जाते हैं, मिल लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद उसने उस लड़की को छुआ, स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया, उसने आँखें धीरे धीरे खोली और उसको देखते ही उसके शरीर में एक रोमांच आ गया। उसकी आंखें नींद से उन्नीदित थी और उसको देख के मुस्कुराई, थोड़ा लजाई, खुश भी हुई, थोड़ा डर भी हुआ। माने कई तरह के भाव भंगिमाएँ उसके चेहरे पे दृष्टिगोचर हुई। ये सब देख करके प्रमति को लगा कि ये हमसे भय नहीं कर रही है, और वो मुस्कुराती रही। तो इतने में फिर उसकी नींद लग जाती है, फिर वो सो जाता है। यानी वह एक लड़की के साथ एक पलंग पे सोया हुआ है। फिर जब ये नींद खुलती है, तब तक सुबह वो हो जाता है, तो देखता है कि लड़की गायब, वो महल भी गायब, वो जो सुंदर पलंग है वो भी गायब। वो अपना आँख मूंदने मलने लगता है कि अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था, ये स्वप्न है या हकीकत, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसको लग रहा है क्या कहीं कोई माया तो नहीं है, क्या हो रहा है आखिर मेरे साथ। महल गायब है, और फिर वो देख रहा है कि वो जो पत्ते की जो सैया बनाया था, घास की जो सैया बनाया था, वहीं पे वो सोया हुआ है। अभी ये सोच ही रहा था कि उसे दूर से एक औरत आती दिखाई पड़ी, जो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही तेजस्विनी, जिसके चेहरे पे ममत्व का भाव था। वो औरत आती है और प्रमति को गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, शापवश तुमसे जुदा हो गई थी, बिछुड़ गई थी, और जो तुमने इस स्वप्न देखा वो वास्तव में स्वप्न है ही नहीं। तुमने स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत देखा। वास्तव में मैं यहाँ से गुजर रही थी, हमें श्रावस्ती जाना था एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। जब मैं जा रही थी तो तुम्हें यहाँ घास के सैया पर सोते हुए देखा, तो हमें लगा कि क्यों ना इसे भी लेते चलो। और जब तुमको उठा के ले जाने लगी, वहाँ तक पहुँच गई, तो लगा कि अरे अब तुम तो नौजवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो मैं जान रही हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, लोग को तो नहीं पता, वो कई अर्थ लगाएंगे, है ना, किसको क्या जवाब दूँगे। यह सोच करके मैं क्या की कि
श्रावस्ती के जो राजा धर्मवर्धन हैं, जैसा नाम वैसा गुण, धर्म को बढ़ाने वाले धर्मवर्धन, प्रजा का ख्याल रखने वाले धर्मवर्धन, प्रजा को सुख को ही अपना सुख समझने वाले राजा धर्मवर्धन के यहाँ मुझे जाना था। और तब मैंने उस सब में तुमको ना ले जा कर के क्या किया कि उस महल के ऊपरी भाग में प्रकोठा यानी छत के ऊपर छत पे वहाँ ले गया, जहाँ पे उनकी सुपुत्री राजकुमारी नवमालिका सोई हुई थी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था नवमालिका, उस सोई हुई थी, और वहीं पर हम तुमको सुला दिए। मैंने सोचा कि हम उत्सव में भाग ले लेंगे, तुम यहाँ जो घास पे सोए हो, यहाँ पर एक महल में बहुत ही सुंदर सैया, मुलायम सैया पे सो जाना, और जब तक तुम्हारी नींद खुलेगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँगी। इसी बीच में तुमने जो दृश्य देखा वो तो स्वप्न नहीं था, वो वास्तव में राजकुमारी ही सोई हुई थी। जब तुम्हारी आँख खुली तो सामने में जो तुम देख रहा था महल, वो वास्तव में महल ही था। तुम जिस राजकुमारी को देख रही थी वो वास्तव में राजकुमारी ही थी, और सुंदरता इतनी कि पूछो मत, सर्वांग सुंदरी। तुम उसको मंत्रमुग्ध जो हो रहे थे वो स्वप्न नहीं, हकीकत था, हकीकत सत्यता थी इसमें। इतना कहकर वो चली जाती। अब प्रमति सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन जब उसने देखा, महसूस किया कि स्वप्न में तो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, थोड़ा लजा रही थी, उसको विस्मय हो रहा था, हर्ष हो रहा था, यानी वो हमसे नफरत नहीं कर रही थी, यानी हमें पसंद कर रही थी। पसंद नहीं कर रही तो नफरत भी नहीं कर रही थी, यानी हमको जहाँ तक हो कुल मिला को पसंद नहीं कर रही थी। और संयोग से जब हम वहाँ राजकुमारी के पास पहुँच ही गए, वो हमको देखकर खुश हो ही रही थी, तो इतनी सुंदर लड़की को हम छोड़ नहीं सकते, हम उसके साथ शादी करेंगे, विवाह करेंगे, खोजेंगे। और ऐसा सोचकर वो श्रावस्ती की ओर प्रस्थान कर लिया। उस चलने लगा, चलते 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 रास्ते में क्या देखता है कि कुछ लोग खड़े होकर के कुछ देख रहे हैं। वह उस भीड़ में गया तो देखा कि मुर्गे की लड़ाई हो रही थी। दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे और उस मुर्गे की लड़ाई को वहाँ के लोग देख रहे थे। वो वहाँ पे जाता है, वो वहाँ देखने लगता है। इसी क्रम में उसकी मित्रता एक पांचाल नामक वृद्ध ब्राह्मण से होती है। जैसा नाम वैसा गुण, वो बड़ा ही प्रापंची, बड़ा ही चतुर, बड़ा ही व्यवहार कुशल, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति था। तो बातचीत में उसने बताया, किसने? प्रमति ने, कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। पर पंचाल को लग गया, वृद्ध ब्राह्मण को, पंचाल यानी वृद्ध ब्राह्मण को लग गया कि इसमें कुछ खासियत है। अगर हम इसका मदद करें, इसके साथ दोस्ती गांठें, तो हमको इससे फ़ायदा ही होगा। तो उसने बहुत बड़ी आगे बढ़ के बड़ी गर्मजोशी से उससे मित्रता की, दोस्ती की, और कहा कि चलो, अगर तुमको आपत्ति नहीं है तो मेरे घर चलो। वो वहाँ गया, बढ़िया से खाना पीना हुआ, और फिर कहा कि मैं तो आगे बढ़ूँगा, है ना, मैं राजकुमारी की खोज में जाऊँगा। तब पांचाल ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम आना, हम तुम्हारी हर समय मदद करेंगे, हमारी तरफ से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इतना कह करके वो अंदर जाता है, वो आगे बढ़ने लगता है। अब क्या है कि वहाँ से विदा होकर के, पांचाल से विदा होकर के प्रमति श्रावस्ती पहुँचता है, और श्रावस्ती के एक उद्यान में वो लताओं के झुरमुट में बैठ जाता है और वहाँ के दृश्यों का अवलोकन करने लगता है। तभी उसे पायल की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो ध्वनि ऐसी थी जैसे कि हंस की सुमधुर आवाज़। पायल की ध्वनि निरंतर नज़दीक आते जाती है। तो क्या देखता है कि एक सुंदर सी लड़की
उसके करीब आ रही है। वो लड़की के हाथ में एक तस्वीर है। तस्वीर को देखते हुए, कभी तस्वीर देखती है, कभी प्रमति को देखती है, कभी तस्वीर देखती है, प्रमति को देखती है, और आ करके उसके पास बैठ जाती है। प्रमति देखता है कि तस्वीर में उसी का तस्वीर है, नहीं प्रमति का ही तस्वीर है। फिर बात आगे होती है, बहुत सारी बातें वो बताती हैं। तब उसको एहसास हो जाता है कि ये जो है हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, और नवमालिका को मिलाने में हमारी मदद करने वाला है। तो वो नवयुवती उससे बोलती है, क्या तुमने भी रात में कुछ देखा है? तो बोला कि हाँ, मैंने भी कुछ देखा है। तो जो देखा है उसको यहाँ पे तस्वीर पे उकेर दो, और उसका दृश्य, उसका मन मस्तिष्क पुनः रात की घटना पे चला जाता है कि किस तरह की घास की सैया पे सोया था। फिर एकाएक उसने महसूस किया कि मैं तो महल में हूँ, बहुत ही सुंदर पलंग पर हूँ, बहुत ही नर्म मुलायम बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, और जब आँख खुलती है तो देखता है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक लड़की है। मैं उसको गौर से उसके अंग प्रत्यंगों को देखता हूँ, शरीर के बनावटों को देखता हूँ, मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि इतनी सुंदर औरत भी होती है, लड़की भी होती है। फिर ये मेरा इच्छा होता है कि मैं उसका स्पर्श करूँ, लेकिन लगता है कि मैं अगर उसको स्पर्श करूँगा तो वो जाग जाएगी, और जागने पर वो यहाँ से चली ना जाए, इसलिए वो थोड़ा धैर्य रखता है। और फिर अंत में वो उसका धैर्य जवाब देता है, तो वो लड़की को छूता है, तो लड़की आंखें खोल देती है, और उन निधि अलसाई आँखों से जम्हाई लेती है, उसको देखती है, हल्का सा डरती है, खुश होती है, विस्मय होती है, आश्चर्य करती है, मुस्कुराती है, हंसती है। वो सब दृश्य उसके मानस पटल में नाच जाता है। तब वो क्या करता है कि तस्वीर जो है उसके बगल में, वो जो रात्रि में जो स्वप्न देखा था वो ये उकेर देता है उस लड़की का तस्वीर। तब लड़की, वो जो लड़की है वो बोलती है कि मैं राजकुमारी की ही सखी हूँ, और राजकुमारी ने ही मुझे भेजा है कि तुम जाओ इधर उधर देखो, कहीं इस तरह का कोई व्यक्ति है, अगर है तो वो मिलाओ। और उसने तो तुम्हारा तस्वीर बनाया, और तुमने बिना देखे उसकी तस्वीर बना दी। इसका मतलब तुमने भी वैसा ही सपने देखा, या तुमने भी उस बात को देखा है, सपने कहें या बात कहें, वास्तविकता कहें, तुमने भी वो देखा है। तब क्या होगा? तब प्रमति बोलता है कि धैर्य रखें, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। वो थोड़ा इंतज़ार करें। इसके बाद वहाँ से वो चला आता है, और आकर के पुनः पंचाल के यहाँ आ जाता है। पंचाल ने कहता है कि अरे भाई, अभी तो तुम गए थे, अब तुरंत आ भी गए, कहो सब कुछ ठीक है ना? तो वो बोलता है पंचाल कि भाई, हमें तो लड़की चाहिए, इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। आप बड़ा विद्वान हैं, बड़ा ही समझदार हैं, अनुभवी हैं, खेले खाए लोग हैं, है ना, मेरी मदद कीजिए। तो प्रमति पंचाल बोला कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कि आप हमको उस लड़की नवमालिका से मिलाने का कोई कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूँ, बोलो? तो ठीक है, मैं ही उपाय बताता हूँ। और उसके बाद वो उपाय बताता है कि देखिए, मैं एक लड़की का भेष धारण करता हूँ, और लड़की आपकी पुत्री के रूप में होंगे, यानी मैं आपकी पुत्री बन जाऊंगी। आप राजा धर्मवर्धन के पास जाएं और वहाँ कहें कि हे महाराज, ये मेरी सुपुत्री है, बचपन में ही इसकी माँ का देहांत हो गया, मैंने ही इसे माँ बाप दोनों बनकर पाला पोसा, जवान किया। जब ये विवाह के योग्य हुई तो मैंने इसका विवाह एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील ब्राह्मण से तय किया। वो विद्या अध्ययन करने के लिए, धन का अर्जन करने के लिए उज्जैनी गया है, लेकिन बहुत दिन हो गया, अभी तक आया नहीं। और वो वर इतना सुंदर है, इतना योग्य है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता।
तो आप राजा हैं, आप समर्थ हैं, आप इस मेरी पुत्री को अपने यहाँ धरोहर के रूप में कुछ दिन रखिए, तब तक मैं उज्जैनी जाकर वर का पता लगाता हूँ। अब और वैसे भी आप राजा हैं, दयालु हैं, आपका नाम चारों तरफ फैला है, और राजा जनता के, प्रजा के पिता के समान होता है, इसलिए आप मेरी पुत्री को कुछ दिन धरोहर के रूप में रखिए। राजा स्वीकार कर लेता है, और राजा स्वीकार कर लेगा। ये प्रमति योजना बना रहा है कि राजा स्वीकार कर लेगा, और उसके बाद हम वहाँ रहने लगेंगे। किसके साथ? राजकुमारी के साथ। चूँकि हम लड़की हैं और देखने में भी हम सुंदर हैं, तो हमको शायद राजकुमारी की सेवा में ही रखा जाएगा, उसकी सखी के रूप में ही रखा जाएगा। तब मैं राजकुमारी से मिल लूँगा, और फिर क्या होगा कि एक दिन मौका देख करके वहाँ से चुपचाप हट जाऊँगा। तो और उसके बाद हट करके फिर आपके यहाँ आ जाऊँगा, और जैसे ही मैं आपके यहाँ आऊँगा कि आप राजा के पास जाएंगे, और राजा के पास जाएंगे तब उस समय मैं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन मैं आपके दामाद के रूप में, यानी अपने वास्तविक रूप में जाऊँगा। और राजा के पास जाकर के कहेंगे कि हे राजा, यह मेरा दामाद है, ये चारों वेदों का ज्ञाता है, उपनिषदों का ज्ञाता है, ये अश्व रथ जितने भी तरह के हथियार सब का ज्ञाता है, व्याकरण का ज्ञाता है। मानी दुनिया का हर वो चीज़, दुनिया का हर वो गुण अगर किसी में है तो मेरे दामाद में है। दुनिया का हर अवगुण जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो मेरे दामाद में भी नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई भी अवगुण मेरे दामाद में नहीं है, और दुनिया का कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो मेरे दामाद में नहीं है। यानी यह सर्वगुण संपन्न है, बड़ा ही सुंदर है, सुशील है, हर तरह से योग्य है। ये दामाद बड़ा मुश्किल से उज्जैनी में मिला, फिर इसको मैं लाया हूँ। अब मैं जल्दी से अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करा देना चाहता हूँ, इसलिए आप लाइए मेरी पुत्री को। और चूँकि वो पुत्री तो मैं ही था, प्रमति बोल रहा है, तो राजा ला नहीं सकता है। और उधर राजकुमारी क्या करेगी कि वो तो रोना धोना शुरू कर देगी कि जब तक मेरी सखी नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, हमारे सखी लाइए, ऐसे लाइए, रोना धोना कर देंगे। और राजा भी राजकुमारी यानी हमें खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन हम तो वहाँ है ही नहीं, हम तो पुनः लड़का के रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में यहाँ हूँ, तो हमें खोज ही नहीं पाएगा। तब क्या होगा कि आप नौटंकी करने लगेंगे, हाय मेरी बेटी कहाँ गई, मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे दामाद का क्या होगा, इतना सुंदर दामाद मिला है, इतना गुणी दामाद मिला है, अब क्या होगा, हाय हाय, मैंने रोना धोना जितना नौटंकी करना है वो करने लगेंगे। और चूँकि इसका इतना गुण का वर्णन किया कि राजा को भी लगेगा कि अरे इतनी सुंदर, इतनी गुणवान लड़का से तो मैं अपनी बेटी की भी शादी कर सकता हूँ। तो अब आप ये कहेंगे कि महाराज ऐसा कीजिए कि मेरी बेटी तो चली गई है ना, कहीं नहीं है, तो अब ऐसा करें कि इतना सुंदर लड़का को मैं छोड़ नहीं सकता, आपकी बेटी मेरी बेटी के समान है, आपकी बेटी मेरी बेटी के समान है, इसलिए ऐसा कीजिए कि आप अपनी बेटी की शादी इससे मेरे दामाद से कर दीजिए। जब वो है ही नहीं तो राजा भी स्वीकार कर लेगा, और अंत में दोनों की शादी हो जाएगी। तो ये बात पंचाल मान जाता है। यही योजना के अनुसार वो राजा के पास जाते हैं। मैंने प्रमति एक सुंदर लड़की का भेष धारण करता है, और राजा से ये बोलता है पंचाल कि मेरा दामाद गया है अध्ययन करने के लिए, अभी जिससे शादी लगी है, आप इसको कुछ दिन के लिए धरोहर के रुपये के लिए रख लीजिए। राजा मान जाता है। प्रमति राजकुमारी के साथ मिलता है, खेलता है, मैंने हर वो व्यवहार करता है जो करना चाहता है। कुछ दिन तक रहता है और फिर मौका देख करके वहाँ से चला आता है। अब जैसे ही आता है राजकुमारी रोना धोना शुरू कर देती हैं। वास्तविक में वो रोना शुरू करती है, वो तो जान रही है कि ये तो लड़का है, लेकिन वो दिखावे के लिए वो रोना धोना करे कि मेरा सखी कहाँ है, मेरा सखी को ढूंढ के लाइए, ऐसे करिए वैसे कीजिए। और फिर
ये लड़का के रूप में परमति जाता है और फिर वही ड्रामा होता है। अंत में राजा को अपनी पुत्री नम्मालिका की शादी परमति से कराना पड़ता है और यहीं पे कहानी का सुखद अंत होता है। ठीक है, धन्यवाद।